नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस संप्रत्यय को लेकर आए हैं वह समास कंपाउंड वर्ड्स पार्ट 2। इसके पहले के आपको वीडियो में पार्ट 1 में मैं समास को पदों की प्रधानता के आधार पर जब वर्गीकृत होता है उसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि पार्ट 2 में इसके बाद के जो भाग हैं उसको मैं लेकर के आऊँगा और समास की अवधारणा को लगभग जितने एग्जाम्स हिंदी से रिलेटेड ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं समास से रिलेटेड उन सारे संपत्तियों को मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग अगले पार्ट में इसमें देखा जाए। समास के प्रकार। समास के मुख्यतः 4 ही भेद हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम किताबों में बताया जाएगा कि 6 भेद होते हैं, तो मूल रूप से इसके 4 ही भेद होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के कालांतर में 2 और भेद होने से इसके भेद हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका अव्यय भाव, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, तीसरा है आपका तत्पुरुष समास, चौथा समास है आपका बहुव्रीहि समास। यह मूल रूप से 4 ही हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास और भी आ जाने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 6। कौन कौन से हैं वो? कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस प्रकार इनकी पूरी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर इसके 6 भेद हो जाते हैं। ज्यादातर किताबों में इन्हीं 6 भेदों को लिया जाता है। आइए अब हम लोग, अतः इनकी कुल संख्या कितनी बताई जाती है? 6। आइए अब हम लोग समास के पहचान के तरीके को देखते हैं। ज्यादातर किताबों में आपको रटाने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। अव्ययी भाव, जैसे पूर्व पद प्रधानम अव्ययम च, यानी जिसका पहला पद, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैंने आपके सुविधा के अनुसार बहुत यूनिक तरीके से इन मटेरियल को मैंने बनाया है, आप उसको देख लीजिए। पूर्व पद प्रधानम अव्ययम च, जिसका पहला पद प्रधान और अव्यय दोनों हो, वह कौन सा समास है? अव्ययी भाव। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधानम। ये आप याद कर सकते हैं उसकी परिभाषा के रूप में, या बीच में कारक चिन्ह छुपा। पहचान का तरीका कि जिसके बीच में कारक चिन्ह छुपा रहता है। तो किन किन कारकों के बीच में चिन्ह छुपा रहता है ये मैं आगे बताता हूँ। चलिए, कर्मधारय समास। तीसरा समास कौन सा है? कर्मधारय। विशेषण विशेष संबंध हो, वह समास जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष संबंध हो तथा या उपमान और उपमेय का संबंध। अगला समास है आपका द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाचक द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। और इसका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। इसका उत्तर यानी बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। पांचवा समास है आपका द्वंद्व समास। च अर्थे द्वंद्व, इसको छोटा सा लाइन है, आप याद कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार मैंने बनाया है कि जिस समास में च माने और अर्थ की प्रधानता हो, वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और इसमें पहचानने के लिए दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान, ऐसे भी पूछे जाते हैं। अगला लास्ट समास है आपका समास बहुव्रीहि समास। अन्य अर्थे बहुव्रीहि, जहां पर अन्य अर्थ की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अन्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण भाई 2 ही पद है तो तीसरा पद मुख्य हो जाता है। आगे जैसे अब इनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत जितने भी प्रकार के एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं वह सब आप में क्या होंगे? इसमें समाहित कर दिया है मैंने इन सूत्रों पर, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखिएगा। एक बात और महत्वपूर्ण, जैसे द्वंद्व समास में जब हम च अर्थे द्वंद्व कहते हैं तो च अर्थ का मतलब ज्यादातर में केवल और ही अर्थ लेते हैं, लेकिन आगे मैं इसको जब बताऊंगा तो बताऊंगा
च के साथ और कौन कौन सा अर्थ लेते हैं। तो द्वंद्व समास क्या है कि कैसे उसकी व्यापकता को हम बढ़ाते हैं। चलिए अगले चलते हैं। समास के पहचान उदाहरण के साथ। आइए हम लोग समास को उदाहरण के साथ समझा जाए। जैसे अव्ययी भाव, वही चीज आपका कि कैसे पहचानेंगे। पूर्व पद प्रधानम अव्ययम च, जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो। पहला पद प्रायः पहचान का एक तीसरा तरीका ज्यादा कुछ किताबों में लिख दिया जाता है, जिसका पहला पद प्रायः उपसर्ग हो, आप आसानी से पहचान लेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग पूछते हैं अव्यय क्या है। तो अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो, अर्थात वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि से क्या हो कि अपरिवर्तित रहे। आइए इसको देखा जाए एग्जाम्पल से। जैसे प्रतिदिन है ना, तो आपका क्या है प्रति, आपका दिन आपका पुरुष, लिंग, वचन, कालक आदि से यह क्या होगा परे रहेगा, इसीलिए यह अव्यय है। और इसका विग्रह क्या होगा दिन दिन। अगला यथा विधि, विधि के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा विधि के अनुसार। तो यथा विधि, विधि के अनुसार। तो इस आधार पर कौन सा समास हुआ अव्ययी भाव समास। आइए अब आगे देखा जाए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, या वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही साथ पहचानने के तरीके के रूप में बीच में कारक चिन्ह छुपा। ये आपके संकेत के लिए है कि जिस समास में बीच में कारक चिन्ह प्राय छुपे हैं तो आप पहचान लेंगे उसको आसानी से। इसके मुख्यतः निम्न, यहाँ पर छूट गया है कोई बात नहीं। इसके मुख्य निम्न 6 भेद होते हैं और संख्या बल के आधार पर जब आपके कर्मधारय और द्विगु को जोड़ दिया जाएगा तो कुल 8 हो जाते हैं। तो इसके कुल मुख्यतः कितने भेद हैं 6 भेद हैं, और द्विगु और उसको जोड़ करके 8 भेद हो जाते हैं। तो इसमें आपका है कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका विग्रह होता है, यानी प्रथमा विभक्ति और संबोधन को प्रायः छोड़ दिया जाता है। इसी आधार पर द्वितीया से लेकर सप्तमी तक इसके कितने भेद हो जाते हैं 6 भेद हो जाते हैं। आइए देखा जाए वो कौन कौन से भेद हैं। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है जिसमें इसी कारक चिन्ह के लोप के आधार पे आपको पहचानना होगा कि कौन से चिन्ह का लोप है। उसी शब्द के आधार पर आप समास को पहचानेंगे तत्पुरुष समास को। जैसे द्वितीय कारक, कारक, तत्पुरुष और कारक चिन्ह, मुख्य इस चिन्ह को पहचानना होता है कि द्वितीय कारक कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष कह लीजिए, और को चिन्ह से संबंधित होता है। तृतीय कारक आपका है ना, आपका तत्पुरुष का क्या कहलाता है करण तत्पुरुष, से चिन्ह छुपा रहता है आपका इसमें पहचानने में। चतुर्थी कारक संप्रदान कारक के लिए चिन्ह आपका है। पंचमी कारक या विभक्ति अपादान तत्पुरुष कहा जाता है इसे, से अलग होने के अर्थ में। इन्हीं अर्थों को आपको पहचानना होता है शब्दों में कि कौन सी विभक्ति छुपी है, या उसको लगाकर हम अर्थ को बताते हैं। तो आगे मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। सप्तमी कारक में कौन सा है आपका सप्तमी कारक, या अधिकरण तत्पुरुष कह लीजिए इसको, में पर आदि चिन्ह इसमें छुपे रहते हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको बनाया है। अब आते हैं हम लोग द्वितीय तत्पुरुष, जिसको हम क्या कहते हैं कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था इसका चिन्ह क्या है को चिन्ह छुपा रहेगा। तो गगन चुंबी, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, कहेगा इसमें कौन सा चिन्ह है, तो आपको वह चिन्ह पहचानना होगा, शब्द बनाने होंगे। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को इसमें छुपा हुआ है, इसीलिए कौन सा तत्पुरुष हुआ, ये द्वितीय तत्पुरुष। अगला है आपका माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो इसमें देखिए माखन चोर, यहाँ पे को छुपा हुआ है, तो इसके आधार पे आप क्या पहचानेंगे कौन सा है द्वितीय तत्पुरुष है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता, ज्यादातर तो तत्पुरुष ही पूछा जाता है सीटेट रिपीटेट वगैरह में। लेकिन मान लीजिए अगर पूछ लिया कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको ये बहुत मदद करेगा। चलिए आगे है तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष। क्या कहा जाता है, इसका चिन्ह क्या है आपका द्वारा या से के अर्थ में। तो तुलसी कृत, इसका एग्जाम्पल देखिए, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचा गया। आगे रस भरी, रस से भरी, ये इसका तृतीय तत्पुरुष का एग्जाम्पल हुआ। दे देगा रस भरी, तो आपको सोए चिन्ह को पहचानना होगा कि क्या लगाया जाए कि यह अर्थ निकल आए, तो आपका तृतीय तत्पुरुष
तत्पुरुष से संबंधित है। अब आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान का तत्पुरुष। इसके एग्जाम्पल को देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, के लिए, है ना। आगे आइए, नेक्स्ट है आपका माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये कौन सी विभक्ति हुआ, चतुर्थी। क्यों हुआ, क्योंकि के लिए चिन्ह छुपा हुआ है, चार्ट में मैंने आपको बताया था। आइए, पंचमी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए देखा जाए इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा रहेगा, से, अलग होने के अर्थ में, मैंने उस चार्ट में बताया आपको। पदच्युत, पद से च्युत आपका, तो कौन सा हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि से अलग होने के, भाई पद से अलग हुआ, तो से होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पंचमी है। आगे आइए, दोष मुक्त, अगला क्या है आपका, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, से। पंचमी विभक्ति का आपका कारक का जो कारक चिन्ह क्या है, से, अलग होने के अर्थ में, तो इसलिए आपका कौन सा विभक्ति, पंचमी। षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। गंगा जल, का के की मैंने बताया था, उसमें सब ये छुपे रहते हैं, तो गंगा जल, इसका एग्जाम्पल गंगा का जल। लोकनायक, लोक का नायक, यह आपका क्या चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है, तो लोकनायक। चलिए आगे है आपका सप्तमी तत्पुरुष, ये छठवां आपका प्रकार। सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष, इसमें आपका चिन्ह क्या है, में पर प्राय छुपे रहते हैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम आपको दे देगा कौन सा, तो आपको में चिन्ह को पहचानना होगा, तो सबों में उत्तम या सभी में उत्तम, तो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम। कौन सा तत्पुरुष हुआ, तत्पुरुष का कौन सा भेद हुआ, सप्तमी तत्पुरुष। कला प्रवीण, अगला एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, जैसे आपका एग्जाम्पल में पूछ देता है कि ये कौन सा हुआ, तो कला में प्रवीण। आप बीती, अपने पर, आप पर बीती ना, तो में पर आदि शब्द आ जाते हैं। चल आगे देखा जाए, अब हम आते हैं तीसरे समास की तरफ, जो क्या आपका कर्मधारय समास। ये तत्पुरुष समास का ही विशेष भेद माना जाता है, लेकिन चूंकि यानी किताबों में अलग दिया है, तो इसलिए आप उसको देखिए। कर्मधारय क्या है इसका, कि जहां पर वह समास जिसमें विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो। विशेषण विशेष क्या है, तो विशेष यानी संज्ञा, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में या तो विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो। आइए विशेषण विशेष को संबंध को देखा जाए, तो महाकवि, महान है जो कवि, आपका महान विशेषण है, कवि विशेषता बताई जा रही है, इस आधार पर कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ आपका। महाकवि, महान है जो कवि, इसमें जब विग्रह करते हैं हम लोग, तो प्रायः है जो शब्द का प्रयोग होता है। कब होता है, जब विशेषण विशेष संबंध हो। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जब हम विशेषण विशेष संबंध को देखते हैं, तो प्रायः इसका जो विग्रह होता है जो करके होता है, इसलिए आपकी सुविधा के अनुसार हमने इसे आपको रेड कर दिया है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। पीत सागर, पीत सागर, पीत सागर, पीत आपका क्या है, कलर है, तो कलर विशेषण है आपका। सागर किसकी विशेषता बता रहा है, सागर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कौन सा विग्रह होगा, है जो आपका लगेगा। कब लगेगा, जब विशेषण और विशेष का संबंध होगा। अगला है जो इसके प्रकार में उपमान उपमेय संबंध, तो उपमान उपमेय को आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, एक अलग से वीडियो में, आपकी सुविधा के बता दूं। उपमान का शाब्दिक अर्थ होता है उदाहरण, और उदाहरण हमेशा क्या है, प्रायः बड़े का दिया जाता है। तो जैसे आपका क्या है कि जिसका उपमान देना हो बड़ी वस्तु का, तो वो उपमान हो जाएगा, और जिस वस्तु से तुलना करना हो वह क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। लेकिन हमेशा उपमान बड़ा हो ये साहित्य में जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे चल के मैं अदर वीडियो में इसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ के लिए आप इसको समझिए कि जब उपमान जिसकी विशेषता बतानी है वो उपमान, और जिसके बारे में बताना है वह उपमेय। जैसे मृग लोचन, भाई मृग की आंखें सबसे सुंदर होती हैं, बड़ी मानी जाती हैं, तो मृग, अब ऐसा संबंध आएगा तो क्या होगा, मृग के सदृश लोचन, इसके विग्रह में किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, जब उपमान और उपमेय संबंध हो, कहाँ, कर्मधारय। दो तरीके हैं, या तो विशेषण विशेष या उपमान उपमेय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमान उपमेय जब संबंध हो, बड़ा और छोटे का जो
विशेषता बताया जाए, तो उपमेय का उपमान से तुलना की जाए, तो वहां क्या, यहाँ पे देखिए क्या, मृग लोचन, लोचन उपमेय है, मृग आपका क्या है, आंखी, उससे किया जाता है, तो मृग के सदृश लोचन। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए आप, लौ पुरुष, है ना, तो पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, लौ, लोहे के समान पुरुष की, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है उस नाम से, तो क्या है, लौ पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष। यहाँ पे इसका विग्रह सदृश की तरह क्यों किया गया, क्योंकि उपमेय उपमान का संबंध था। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं अब हम लोग। अब हम अगले समास पे आते हैं। अगला समास क्या है, द्विगु। क्या है, द्विगु समास पूर्व आपकी परिभाषा के रूप में कहेंगे जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। इसीलिए एक लाइन में आपको लिख दिया मैंने कोट के रूप में, पूर्व पद संख्यावाचक द्विगु समास। इतना याद कर लेंगे तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक होना चाहिए, द्विगु समास होता है, या जिसका उत्तर पद प्रधान हो, या क्या है, वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो आइए देखा जाए, इसमें जो आपका एक महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व पद संख्यावाचक तो हो, ये जरूरी है, लेकिन वह संख्या ऐसे ही नहीं आ जाती, वह संख्या क्या करती है, किसी समाहार या समूह को प्रदर्शित करता है। यानी वह, इसमें अब देखिए दो कंडीशन हो गई, पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्लियर, और वह संख्यावाचक कैसा होना चाहिए, किसी समूह या समाहार का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दो पहर, दो शब्द है और किसका ये समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पहर के, तो क्या हो गया, दो पहरों का समूह, यानी दो पहरों का समूह दोपहर कहा जाएगा। यानी जब दोपहर बीत जाती है, तभी दोपहर बीत जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, दोपहर। चल आगे, सप्ताह। अब सात जो है संख्या है, पूर्व पद संख्यावाचक, लेकिन समूह या समाहार भी, तो सात किसका प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, दिनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, दिनों का समूह, इसीलिए सप्ताह क्या हुआ, द्विगु समास हुआ। क्लियर है, तो जहां पर संख्या, ये बात याद रखिएगा कि जहां पर संख्या अपने पीछे के ग्रुप का प्रतिनिधित्व न करे, तो वह द्विगु समास नहीं होगा, भले ही वह संख्यावाचक हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए आपको लिख दिया कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, इसलिए आप इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं। चलिए आगे आइए, अब हम लोग आते हैं अगले समास की तरफ, जो क्या है, द्वंद्व समास, है ना। च अर्थे द्वंद्व, ज्यादातर किताबों में लिखा जाता है जहां और अर्थ की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास है, लेकिन क्या द्वंद्व समास केवल इतने को ही प्रदर्शित करता है, नहीं, उससे ज्यादा भी, केवल च अर्थ नहीं, अन्य भी अर्थ आपके क्या हैं, होने चाहिए। जैसे आपको मैं तीनों एग्जाम्पल लेके आया हूं उसके भेदों के अनुसार। जैसे मैंने कहा कि च अर्थे द्वंद्व, जहां पर क्या हो, च अर्थ की, यहां पर च अर्थ की प्रधानता हो, तो वह क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो यहां पर और अर्थ की प्रधानता है ना, तो राम और लक्ष्मण, तो ये इतरेतर, इतर इतर, जब दोनों शब्द एक दूसरे से क्या हो, इतर इतर हो, इतर इतर, अलग अलग, तो वह कौन सा समास कहा जाएगा, इतरेतर द्वंद्व। कभी कभी संस्कृत के एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो कहेंगे इतरेतर। क्यों, इतर इतर, आपका क्या है ये, इतर अलग, इतर अलग, है ना, अलग अलग। लेकिन जब एक दूसरे के विरोधी भाव को लेकर आता है द्वंद्व समास, तब इसका भेद क्या हो जाता है, वैकल्प, विकल्प देने लगता है। यानी हमने कहा ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या तो ऊंचा होगा या तो नीचा, एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए ऊंचा या नीचा, इसका क्या होगा, विग्रह होगा, या करके इसका विग्रह हम प्रयोग करेंगे। आगे तो या का प्रयोग करने के कारण विकल्प दे रहा है, तो कौन सा समास का प्रकार हो जाएगा, वैकल्पिक। लेकिन इधर कुछ एग्जाम्स में, जो उच्च कोटि के एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसमें प्राय आ जाता है समाहार द्वंद्व का भी चर्चा हो जाता है। तो समाहार यानी समूह, तो यानी वह जो शब्द आपका जो केवल एक अर्थ में नहीं, पूरे के पूरे कई अर्थों को लेकर के चले, समाहार को लेकर के चले, समूह को लेकर के चले, व्यापक अर्थ को लेकर चले, तो वह कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, समाहार द्वंद्व।
जैसे अन्न जल। अब हमने कहा, जैसे कोई कहता है ना कि अन्न जल मतलब त्याग दिया, तो अन्न का मतलब क्या केवल अन्न, और जल का मतलब क्या केवल जल नहीं, इसका मतलब समाहार हो गया, कई अर्थों का समाहार हो गया संपूर्ण भोजन के अर्थ में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं अंतिम आपके समास की तरफ, बहुब्रीहि। अन्य अर्थ बहुब्रीहि, यानी जब क्या हो, अन्य अर्थ की प्रधानता हो, अन्य अर्थ की प्रधानता हो, मूल अर्थ न लेकर अन्य अर्थ लिया जाएगा, तो कौन सा समास कहला जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्योंकि अन्य अर्थ की प्रधानता ली जाती है, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कोई पद की प्रधानता नहीं होती, तो कहेंगे बहुब्रीहि समास। मैंने इस वीडियो में आपके जितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिस तरीके से पहचानने के तरीके, वो सब चीजों को एकत्रित कर दिया गया है। जैसे हमने कहा, आइए इसको समझा जाए एग्जांपल से। जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी वह जिसका लंब क्या है, उदर जिसका लंबा है, तो जिसका पेट बड़ा हो वो लंबोदर हो गया। लेकिन बहुत लोगों का बड़ा होता है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति के सेंस में ले रहे हैं, अन्य अर्थ में ले रहे हैं, तो लंब है उदर जिसका, यहाँ पे अन्य अर्थ किसका है, गणेश का है, गणेश जी का है, तो इसलिए यह कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि। क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा अर्थ लिया गया। कॉमन अर्थ लिया जाएगा तो अर्थ चेंज हो जाएगा। पंकज, पंकज का मतलब पंकज, पंक ज माने उत्पन्न, पंक में पैदा है जो, पंक माने कीचड़, जो कीचड़ में पैदा है जो, तो यहाँ पे कीचड़ में बहुत सी वस्तुएं पैदा होती हैं, लेकिन प्राय हम लोग पंकज को किसके अर्थ में लेते हैं, कमल के अर्थ में लेते हैं, तो इसलिए यह कौन सा हो गया, बहुब्रीहि। क्यों हो गया बहुब्रीहि, क्योंकि यह अन्य अर्थ की प्रधानता को दिखा रहा है। याद रखिएगा कि जब किसी एक अर्थ के अन्य अर्थ में किसी एक व्यक्ति के ऊपर लिया जाए तो अर्थ को, तो वहां पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो यह इस वीडियो में हमने आपको ये सारे जितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पाया प्रश्न, उन सबको एक साथ में लेते हुए बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इन सभी संपत्तियों को समझेंगे। समस्त समास को, उससे संबंधित जितने प्रश्न आते हैं वह सब आपको मैंने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। और साथ ही साथ अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।